अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम अली तुराबी, आपका उस्ताद। जैसे कि आप बेटा जानते हैं कि हम जमात हश्तम के असबाक की ख्वानी कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने इससे पहले वीडियो में सबक नंबर 13 पाकिस्तान के मौसम पढ़ा और आज इस वीडियो में हम सबक नंबर 14 हकीम मोहम्मद सईद जो है वो पढ़ेंगे। हकीम मोहम्मद सईद कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और वो उन्होंने जो है कौन सा इदारा जो है वो कायम किया और उसके अलावा उन्होंने कौन कौन से जो है फलाही काम किए हैं और पाकिस्तान बनने के बाद वो कब जो है वो पाकिस्तान में आए हिजरत करके दिल्ली से। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं उनके बारे में मुसन्निफ ने हमें क्या क्या मालूमात फराहम की हैं। हकीम मोहम्मद सईद हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1920 को बरसगीर के मशहूर शहर दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। इस दौर के रिवाज के मुताबिक सबसे पहले 9 साल की उम्र में कुरान हकीम हिफज किया। मास्टर मुमताज़ हुसैन से उर्दू और रियाजी के मज़ामीन और मास्टर इकबाल हुसैन से अंग्रेजी मजमून पढ़ा। शहर के मारूफ आलम काजी सज्जाद हुसैन से अरबी और फारसी जुबान की तालीम हासिल की। फिर आप अपने बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद से मुतासर होकर तिब की तालीम की तरफ राग़िब हुए। 1935 में आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज से तिब का आला इम्तिहान पास किया और अपने भाई हकीम अब्दुल हमीद के साथ हमदर्द दवाखाने में तबीब के तौर पर काम करने लगे। उन दिनों तहरीक पाकिस्तान अपने जोरों पर थी, लेकिन वो अपनी मसरूफियत के बावजूद तहरीक पाकिस्तान में भी शरीक रहे और आखिरकार जब यह तहरीक क़याम पाकिस्तान की शक्ल में कामयाबी से हमकिनार हुई तो वो पाकिस्तान में आ बसे, जिसके बारे में वो अक्सर कहा करते थे कि इसके नाम से उन्हें इश्क है। अगरचे उनके भाई ने उन्हें पाकिस्तान हिजरत करने से मना किया, लेकिन इस वतन से गोया उन्हें इश्क हो गया था, लिहाजा वो अपने इरादे से पीछे न हटे। अपने भाई की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। जनवरी 1948 में जब वो कराची पहुंचे तो उनके पास कुल पूंजी सिर्फ 12 रुपए थी। इस कलील रकम से यहाँ भी हमदर्द दवाखाने की बुनियाद डाली और फिर अपनी शबाना रोज मेहनत से इसे हमदर्द यूनिवर्सिटी के दर्जे तक ले गए। उन्होंने शहर में मौजूद मारूफ इतबा की मुआवनत से यहाँ तिब्ब यूनानी की 5 साला कोर्स का आगाज किया। इस कोर्स ने पाकिस्तान में तिब्ब यूनानी के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया। इस दौरान में हमदर्द दवाखाने को जाती मलकियत से इलाही वक्फ में बदल दिया गया। हकीम मोहम्मद सईद ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि कराची शहर से बाहर मदीनतुल हिकमत के नाम से पूरा शहर आबाद कर डाला, जहाँ यूनिवर्सिटी के अलावा मेडिकल कम्प्लेक्स, तहकीकी मरकज, साइंसी म्यूजियम, एक कीमती कुतुब खाना और दवा साजी में काम आने वाली जड़ी बूटियों के फूलों से मुअत्तर हर्बल बाग के साथ साथ बच्चों के लिए मेयारी दरसगाह हमदर्द स्कूल का क्याम भी अमल में लाया गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो वक्त की कदर नहीं करता फिर वक्त भी इसकी कदर नहीं करता। हकीम मोहम्मद सईद इस मामले में अपनी मिसाल आप थे। उनका कहना था कि घड़ी की सुइयां उनके रोज़ो शब के मशागल के मुताबिक हरकत करती हैं। एक मरतबा फरमाया, माओ से तंग ने जब एक कामयाब इनकलाब के बाद अपनी कौम के लिए जूते बनवाए तो हिदायत की कि इनमें तस्मे डालने के लिए सुराख 4 से ज्यादा ना हो, कि ज्यादा सुराख वक्त के ज़िया का बायस बनते हैं। मैं भी अपने जूतों में 4 ही सुराख रखवाता हूँ। वो सदर मुमलिकत के मुशीर भी रहे और सिंध के गवर्नर भी, लेकिन नमाज फजर की अदायगी के बाद अपने मतब में मरीजों के लिए इलाज मुआवजे के मामूल में कभी फर्क न आने दिया। अपनी पेशा वराना मसरूफियात के बावजूद उनका इल्म अदब और तसनीफ और तालीफ का सिलसिला मफकूद न हुआ। तिब के सिलसिले में मेडिसन इन चाइना, अजायबात जिस्म इंसानी और बसरियात के इमाम इब्नुल हैसम पर किताब में तहरीर की। सीरत के मौजू पर अज़कार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी किताबें तसनीफ की। माहाना हमदर्द सेहत का इजरा किया। इस माहनामे में सेहत, अमराज और इलाज के मुतल्लिक़ कई कीमती मालूमात और मज़ामीन शाया होते हैं। इसके अलावा एक मुख्तसर माहाना अखबार सेहत के नाम से भी शाया करना शुरू किया। हकीम साहब को बचपन ही से अदब से खासी दिलचस्पी थी। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में तस्बीह नामी एक अफसाना लिखा जो उस वक्त के अखबार वतन में शाया हुआ। नस्ल नौ की तालीम और तरबियत के हवाले से नौ निहाल के नाम से एक माहनामा आगाज किया। यूनिसेफ के पर्चे प्यामी के इदारत वो खुद करते रहे। इसके अलावा अपने शौक सियाहत के हवाले से भी बच्चों के लिए सफ़रनामे तहरीर किए, जिन में मुख्तलिफ ममालिक की तारीख, जोग्राफिया, रस्म व रिवाज और तारीख़ी मकामात की तफसील रवां उर्दू में तहरीर हुआ करती थी।
حکیم محمد سعید نے مختلف سفر ناموں کے ذریعے بچوں کو مختلف ممالک سے متعارف کرایا، جیسا کہ روس کا سفر نامہ، جرمنی نامہ، یورپ نامہ وغیرہ۔ انہوں نے قائد نو نہال بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی مجلس کا بھی آغاز کیا جس میں ملک کے معروف اہل دانش ملک کے مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی خدمت کے صلے میں انہیں پاکستان میں نشان امتیاز، کویت میں پرائز برائے طب اسلامی اور پرائز برائے ابن سینا کے اعزازات عطا کیے گئے۔ ذاتی زندگی میں حکیم صاحب نہایت سادہ انسان تھے، کھانا انتہائی سادہ کھاتے۔ ایک محفل میں فرمایا، اس رمضان کے روزے میں نے صرف کھجور اور چنے کی دال کی مدد سے گزارے ہیں۔ آپ صرف کسی ایک موسمی پھل پر گزارا کرتے تھے۔ ان کی رہائش ان کی بیٹی کے مکان کے ایک کمرے میں تھی جس کا کرایہ وہ باقاعدگی سے ادا کرتے۔ ان کا گورنر ہاؤس بھی وہی رہا۔ گورنری کے دنوں میں بھی مریضوں کا معائنہ کرنے ذاتی کار پر جاتے اور اپنے ملٹری سیکرٹری سے فرماتے، بیٹا تم اپنے سٹیٹس کے مطابق رہو اور مجھے اپنے سٹیٹس کے مطابق رہنے دو۔ وہ ہمیشہ سفید قمیص اور پاجامہ، سفید شیروانی اور جناح کیپ میں نظر آتے۔ دبیز آنکھیں، کشادہ پیشانی اور چہرے پر شفیق مسکراہٹ ان کے دل آویزی میں مزید اضافہ کرتی۔ ہر ایک کی بات پوری توجہ سے سنتے۔ وہ اکثر اپنے احباب سے کہتے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری موت حمید بھائی سے پہلے ہو۔ وہ میرے جنازے پر آئیں، میرے چہرے سے چادر سرکا کر کہیں، ہاں صحیح، تمہارا پاکستان آنے کا فیصلہ درست تھا۔ انتہائی افسوس کہ ملک کو ملت کی اس ہمدرد شخصیت کا انجام نہایت المناک ہوا۔ ایک دن جب وہ اپنی لیبارٹری کے معائنے کے بعد واپس گھر آ رہے تھے کہ گاڑی سے اترتے ہی ایک شرپسند گروہ کے فرد نے ان پر گولیاں برسا دی اور انہوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ ستم در ستم یہ کہ ان کے قاتل آج تک گرفتار نہ ہو سکے۔ احسان فراموشی کی اس سے بڑی مثال اور کہاں ملے گی؟ لیکن آخرت میں حکیم محمد سعید شہید کا جو مقام ہے، ہماری محدود سی سوچ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ حکیم محمد سعید شہید نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، قوموں کے عروج و زوال کا تعلق علم و حکمت کے پیمانے سے ہوا کرتا ہے۔ جاہل قوم کبھی دنیا میں سربلند نہیں ہو سکتی۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے سبق حکیم محمد سعید بڑی توجہ سے سنا ہوگا کہ وہ 9 جنوری کو 1920 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ طب کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، پھر اپنے والد کے ہمدرد دواخانہ ہمدرد کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے اور 1948 میں انہوں نے مدینہ الاطفال وہ قائم کیا۔ اس کے بعد بچوں کا رسالہ بھی وہ شائع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ طب سے متعلق ایک بہترین رسالہ، ہمدرد رسالہ انہوں نے شائع کیا، جس میں طب کے بارے میں بہت سی اہم معلومات وہ شائع ہوتی تھیں۔ تو اس کے بعد ہم ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں اس کی مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔